आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख नेता हैं और इससे पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी वर्तमान सरकार में पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। नायडू ने 9 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 12 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उनकी सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें मेगा डीएससी, अधिसूचना भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करना, सामाजिक पेंशन में वृद्धि, कौशल जनगणना और अन्ना कैंटीन का पुनरुद्धार शामिल है। चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व क्षमता और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण आंध्र प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उनकी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा विकास और कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान देती है, जिससे राज्य की समग्र प्रगति में योगदान मिला है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे और वे कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। लाल बहादुर शास्त्री का संक्षिप्त परिचय: जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, अब उत्तर प्रदेश। मृत्यु 11 जनवरी 1966, ताशकंद, सोवियत संघ, अब उज्बेकिस्तान। कार्यकाल 9 जून 1964, 11 जनवरी 1966। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। महत्वपूर्ण योगदान और नीतियां: जय जवान जय किसान। यह नारा उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया, जो आज भी प्रेरणादायक है। 1950 का भारत पाक युद्ध, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया दी। ताशकंद समझौता, युद्ध के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति समझौता किया, लेकिन उसी रात उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की विरासत, उनकी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के कारण वे आज भी भारतीय राजनीति में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व माने जाते हैं। उनकी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ मनाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है और यह राज्य स्टेट की परिभाषा देता है। यदि कोई सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 के तहत निजी संस्थाएं तब तक राज्य की श्रेणी में नहीं आती जब तक वे सरकार के पूर्ण नियंत्रण में न हों। अनुच्छेद 12 की परिभाषा: अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल होती हैं: भारत की सरकार और संसद, केंद्र सरकार और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, राज्यों की सरकारें और विधानसभा, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत आदि। अन्य सरकारी संस्थाएं और निकाय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित संस्थाएं जैसे पीएसयू, सरकारी विश्वविद्यालय आदि। अनुच्छेद 12 का महत्व यह तय करता है कि किन किन सरकारी संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों का पालन करने की बाध्यता होगी। संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था सरकारी नियंत्रण में है और सार्वजनिक कार्य कर रही है तो वह राज्य मानी जाएगी। उदाहरण के लिए ओएनजीसी, एलआईसी, सेल जैसी सार्वजनिक कंपनियों को राज्य माना जाता है क्योंकि वे सरकार के नियंत्रण में हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और उससे जुड़े संस्थान मौलिक अधिकारों का पालन करें। इस अनुच्छेद की मदद से नागरिक संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों और स्वतंत्रता की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकता और यदि कोई ऐसा कानून है तो वह शून्य, निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 का मूल पाठ: कोई भी पूर्व प्रचलित कानून संविधान लागू होने से पहले का ऐसा नहीं होगा जो इस भाग के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, और यदि कोई कानून ऐसा करता है तो वह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह अमान्य होगा। इस अनुच्छेद में कानून में किसी भी विधि, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या प्रचलन को शामिल किया गया है। संविधान के संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद यह तय हुआ। अनुच्छेद 13 के मुख्य बिंदु: मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं। कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। असंवैधानिक कानून शून्य होगा। यदि कोई कानून संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है तो वह अवैध और अमान्य माना जाएगा। पूर्व प्रचलित और नए कानूनों पर लागू: यह उन सभी कानूनों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने से पहले और बाद में बने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति: न्यायालय किसी भी असंवैधानिक कानून को निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 13 से जुड़े महत्वपूर्ण मामले: जुडिशियल केसेस: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी। संविधान संशोधन: अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा, लेकिन यह मौलिक अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकता। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और संविधान का मूल ढांचा संसद के संशोधन शक्ति से परे हैं। अनुच्छेद 13 का महत्व:
लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सके। यह मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च बनाता है। निष्कर्ष अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वे अपनी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश को एकजुट किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और मृत्यु जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय, अब उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद, सोवियत संघ, अब उज्बेकिस्तान। संक्षिप्त जीवन परिचय: वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल रहे और कई बार जेल गए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1966 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1966 के युद्ध के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता किया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी विरासत जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उनकी सादगी और ईमानदारी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी देशभक्ति और सरल जीवन शैली के लिए हमेशा याद किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 का मूल पाठ। हिंदी टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के मुख्य सिद्धांत: कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी को समान अवसर और संरक्षण मिलेगा, लेकिन उचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर भेदभाव संभव हो सकता है। महत्वपूर्ण पहलू: समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाए, बल्कि यह है कि समान परिस्थितियों में समान नियम लागू हों। उचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। उचित वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा कानून। अनुच्छेद 14 का महत्व: यह लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा करता है। यह सभी व्यक्तियों को समान अवसर और न्याय की गारंटी देता है। यह सरकार को मनमानी करने से रोकता है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। अनुच्छेद 14 भारत में समानता का आधार है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ भेदभाव न हो। हालांकि यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। उचित वर्गीकरण से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।